दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से एक उदाहरण ले रहा हूँ, ताराहुमारा इंडियंस। ये नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे इस ये ताराहुमारा इंडियंस एक काइंड ऑफ सिविलाइजेशन रहती है। इनमें कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, इनमें कभी हार्ट डिजीज नहीं देखी गई, इनमें ब्रेन स्ट्रोक नहीं देखा गया, इनमें हार्ट अटैक नहीं देखा गया। ये मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है। और ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं है, पूरे दुनिया में, जैसे मैंने जारावास का एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले, पूरे दुनिया में ऐसे चंक्स हैं, ऐसी जगह, ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे हार्ट डिजीज नहीं होती है, नहीं होती है। आप देखिए इंडिया में, भोपाल में, दिल्ली में कितने परसेंट है? 33%। हर तीसरा आदमी के डेथ का कारण हार्ट डिजीज है। और ये लोग भी इंडियंस हैं, ताराहुमारा इंडियंस। यहाँ पे हार्ट की बीमारी है ही नहीं, ना कभी थी। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से नहीं बचना है। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, जैसा बोलते हैं हार्ट डिजीज, उससे बचना है। हाई ब्लड प्रेशर कॉज क्या है, मैंने बताया अभी, ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज को हटाना है, इजंट दैट? और ब्लॉकेज जब हट जाएगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो गायब हो गया अब, या कम हो गया अब। गेटिंग द पॉइंट? तो मेन आपका आइडिया है कि या तो ब्लॉकेज होगा या नहीं होगा। अगर तो ब्लॉकेज है तो वो कैसे जाए ताकि ब्लड प्रेशर नेचुरली नीचे आए, और हमें कैसे पता चलेगा? आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगी। पहले ऐसा होता होगा कि आप अगर 2 शॉपिंग बैग लेके चलने लगे तो 200 मीटर जाने के बाद हांफने लगते हैं, आप बैठना चाहते हैं, ऐसा कुछ। या आप स्टेयर चढ़ने लगे तो पहली मंजिल जाने के बाद रुकना पड़ता होगा कुछ लोगों को, तभी जाके सांस आती है, फिर दोबारा चलते हैं। लेकिन अगर वो ना करना पड़े, अगर आप 200 मीटर की जगह 2 किलोमीटर भी लेके चल रहे हैं लगेज, तब भी आप नहीं थक रहे हैं या कम थक रहे हैं, तो इंडिकेशन है कि आपका ब्लॉकेज हट चुका है, राइट? तो ये है डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस, राइट? तो पहले तो रूल को अपनाएंगे, फिर चेक करेंगे भाई ये काम कर रहा है क्या। चेक करने का तरीका वेरी सिंपल, कि अभी आपकी एनर्जी लेवल कितनी है वो आपको आइडिया है। कि अभी मैं शॉपिंग बैग लेके जाता हूँ, लगभग यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं थक गया हूँ तो थोड़ा वेट कर लूँ, या मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मतलब मुझे आराम करना चाहिए, या शॉपिंग बैग उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं तब भी नहीं थक रहे, इसका मतलब दैट इज द इंडिकेशन, दैट इज द ट्रू इंडिकेशन कि वाकई में आपकी हार्ट का जो है पहले से बेटर हो गया है, वाकई में आपका ब्लॉकेज चला गया है। और सप्लीमेंट्री जो इंडिकेशन है वो है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। हम ब्लड प्रेशर कम करने को एम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी गोल ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है। हमारा प्राइमरी गोल क्या है? हार्ट की बीमारी को कम करना। सेकेंडरी गोल क्या फुलफिल हो रहा है? ऑटोमेटिकली एज ए रेस्पॉन्स ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होगा, वो बाई प्रोडक्ट है। ब्लड प्रेशर कम हो ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या एनर्जी लेवल बढ़ी, क्या मेरा डिस्कंफर्ट घटा, क्या मैं ज्यादा देर तक चल सकता हूं, क्या मैं 3 मंजिल भी अगर दौड़ के चढ़ूं तो कितनी देर में मेरी सांसें वापस आती हैं, तो कितनी देर बाद मैं ठीक से बात कर सकता हूं बिना सांसें की फूले, राइट? गेटिंग द पॉइंट? सो ये है इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इन पैरामीटर में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, राइट? कितना समय लगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखने में? करीब 3 दिन, 2-3 दिन, इसलिए हम यहाँ पे 3 दिन तक हैं। रिस्पॉन्स अभी दिख जाएगा, राइट? करना क्या है? वही करना है जो ये लोग करते हैं। इनमें कोई हार्ट की बीमारी नहीं है। ताराहुमारा इंडियंस, ये पूरी दुनिया जानती है, ये दौड़ते हैं, सुबह शाम तक दौड़ते रहते हैं, थकते ही नहीं, घोड़े की तरह। तो ये जो करते हैं वही आपको करना है। अच्छा, ये क्या करते हैं? दुनिया में देखा गया कि ये ताराहुमारा इंडियंस या इस तरह के और भी पॉपुलेशन जहां पे हार्ट डिजीज नहीं है, वो सारे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही काम। तो मतलब आज के घर जाने के बाद एक ही काम करना है, वो आपका नेक्स्ट स्लाइड है। ऐसे लोग, राइट, जिनका के फैक्टर कम होता है उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, जिनका के फैक्टर ज्यादा होता है उनमें हार्ट डिजीज नहीं होती है। तो एक ही काम करना है, आपका जो के फैक्टर है उस के फैक्टर को ज्यादा कर देना है। अब जाहिर सी बात आप पूछेंगे के फैक्टर क्या है और कैसे इसको ज्यादा किया जाए, राइट? तो उसको समझिए, लेकिन ये मेडिकल भाषा में है पोटेशियम फैक्टर, राइट? लेकिन इसको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ ताकि आप घर जाके कर पाए। तो ये यहाँ पे आंकड़े हैं, अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो, कि जिन जिन जगह पे, जिन जिन सिविलाइजेशन में के फैक्टर ज़्यादा है, योनोमामी इंडियंस ब्राज़ील जिसमें 20 के फैक्टर सबसे ज़्यादा, उनमें हार्ट की बीमारी सबसे कम है, और जिनमें सबसे कम के फैक्टर है उनमें हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो ये वर्ल्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो आपके सामने इस वक्त है कि के फैक्टर अगर बढ़ाएं हार्ट डिजीज घट जाएगी।
के फैक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, फिनलैंड। फिनलैंड की सरकार ने क्या किया, 1972 से 1992 के बीच में 20 साल में उन्होंने अपने सारे जो रेजिडेंट हैं उनका के फैक्टर बढ़ा दिया, पूरे फिनलैंड का। और वहाँ पे हार्ट की बीमारी 60% कम हो गई, ब्रेन स्ट्रोक 60% कम हो गया, हार्ट अटैक 60% कम हो गया। ये मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है, उन्होंने पूरे अपने उसके लिए, राइट। तो खैर इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा हम पूरे भोपाल में तो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ के फैक्टर बढ़ाना, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। के फैक्टर क्या है, आपका सेल, आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पता है आपकी बॉडी में अनगिनत सेल है, हर सेल के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं, उनमें से दो इंपॉर्टेंट मिनरल है सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। आज से पहले इन दोनों का नाम नहीं भी सुना तब भी चलेगा, राइट। ये दोनों मिला के कांस्टेंट रहते हैं, अगर सोडियम बढ़ता है तो पोटेशियम घटेगा, और पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा, लेकिन दोनों मिला के जो टोटल कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे एक, इस तरह से भगवान ने हमारे बॉडी को बनाया हुआ है। किसी भी सेल में हजारों तरह के मिनरल होते हैं, उनमें से दो मिनरल हैं सोडियम एंड पोटेशियम, एंड दोनों को प्लस करके जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 100 रहेगा। अगर सोडियम 70 है तो पोटेशियम कितना होना पड़ेगा, 30। अगर पोटेशियम को 50 कर दे तो सोडियम कितना बन जाएगा, 50। ये एक फॉर्मूला है हमारे बॉडी का। तो अगर के फैक्टर को बढ़ाना है तो पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम को घटाना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है पोटेशियम को सोडियम को कैसे बढ़ाएं, पोटेशियम को कैसे बढ़ाएं, सोडियम कैसे घटा दें बॉडी के अंदर, वो भी एक दिन में 2 दिन में, राइट। उसके लिए हम ऐसा खाना खाएं जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, और ऐसा खाना ना खाएं जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा हो, सिंपल, राइट। जिस खाने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा उसको खाएंगे तो पोटेशियम फैक्टर बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई, कैसे पता चलेगा खाने की शक्ल देख के कि इसमें सोडियम ज्यादा है किसमें पोटेशियम ज्यादा है, राइट। हाउ विल नो इट, उसके लिए सिर्फ एक ही रूल, ये मेरा अगला स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का दिया हुआ जितने भी खाना है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और इंसान का बना हुआ जितना भी खाना है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है। आप देखिए, ये है सोडियम कंटेंट, इंसान का बना हुआ खाना, बिस्किट, मफिन, ब्रेड, डोनट, बर्गर, सोडियम का मात्रा कितना है, 450, 600, 400, 500, 490। जबकि भगवान का बनाया खाना, टोमेटो, कुकुम्बर, लेटस, एप्पल, बनाना, इसमें सोडियम कंटेंट कितना है, 3, 6, 9, 5, 7, राइट, 0.75। तो रूल ये, खाना खाने से पहले खाना आपने उठाया, अपने आप से पूछा ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया, खा लेता हूं बस। अगर ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा, आपको मजबूरी में दवा छोड़ के फेंकना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। दिमाग में बस एक रूल रखिए, जब भी खाना खाएंगे ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक नियम, बस एक आइडिया है मेरे पास कि घर जाके ना, जो आप किचन में जाइए, चारों तरफ देखिए, और इंसान का बनाया सारे खाने को उठा के छुपा दीजिए, और देखिए घर में जो बचा होगा भगवान का खाना, 2 दिन में आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सबका नॉर्मल हो जाएगा 2 दिन में, राइट। ये जो साइंस है ये कोई नया साइंस नहीं है, पहली बार नहीं बता रहा मैं। आज से पहले भी, करीब 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने बताया था, आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर का नाम भी आपको याद हो जाएगा, आ जाएगा, कि अगर आप नमक खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की गोली तो खानी पड़ेगी। आपको याद दिलाता हूँ, राइट। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। 40 साल पहले बता दिया आपको, बात समझ नहीं है, आप समझ आई बात। तो डॉक्टर गब्बर ने आपको बताया, आई एम श्योर कि अब याद रहेगा 40 साल बाद ही सही, राइट। तो कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है, सारा कुछ हजारों बार सुना, बस एक बार और सुन लिया आपने, राइट। सो वेरी वेरी हाई पोटेशियम एंड वेरी वेरी लो सोडियम, ये होना चाहिए आपका डाइट। और भगवान ने जब हमें बनाया तो हम क्या खाएंगे उसको भी बनाया, तो दोनों को मैच करते हुए, नट एंड बोल्ट, ताकि दोनों आपस में फिक्स हो जाए। ऐसे ही होता है ना, एक कंपनी नट बना रही है, दूसरी कंपनी बोल्ट बना रही है, तो वो फिक्स हो ना हो कुछ पता नहीं। एक ही कंपनी नट बना रही है और वही वाली कंपनी बोल्ट बनाएगी तभी तो फिक्स होगी ना, राइट।
तो आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नहीं बनाया, राइट? आपको जिसने बनाया है उसका बना हुआ जब खाना खाएंगे, राइट, वो खाना भी उसी तरह से बना हुआ है कि पता है कि कौन सी चीज कितना होने से कैसे आपका बॉडी काम करेगा। तो आपको बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो रहेगी नहीं, ये पक्का है, राइट? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। सो द ओनली थिंग इज लेट योर किचन बी योर हॉस्पिटल, राइट? और मैं आपको बताऊंगा आगे जाके आज कि हमारे जितनी भी चीज भगवान ने बनाई है हमारे आसपास, उनसे हर चीज का इलाज हो सकता है, एक एक चीज का इलाज हो सकता है, एवरीथिंग, राइट? कोई भी चीज अगर किसी को, ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बीमार नहीं, बीमार तो सब पड़ते हैं, एनिमल भी पड़ते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद करें क्या उसी वक्त? तो एक ही चीज आती है, हॉस्पिटल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप एक ही चीज याद करें, बीमार पड़े तो चलो किचन में जाओ फटाफट, राइट? क्योंकि किचन में वो सारी चीजें हैं जो आपको आपकी बीमारी को परमानेंटली क्योर कर सकती है। और मैं इसमें लाइफस्टाइल डिजीज की बात नहीं कर रहा, मैं इमरजेंसी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज में तो आपको लगता होगा चलो खाना खाना ठीक कर देंगे कुछ हो जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ हार्ट अटैक, आई एम टॉकिंग ऑफ एनी इंजरी, एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग, वो सब जो लगता है कि ये तो कोई मॉडर्न मेडिसिन ही ठीक कर सकता है, जबकि ट्रुथ ये है कि वो सारी चीज़ आपकी किचन में इस वक्त भी है, वाइल यू आर सिटिंग हेयर। ओनली थिंग इज आपको पता ही नहीं कि ये कैसे काम करता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह यूज़ करना है, दैट यू डू नॉट नो। एनीवे, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट लिटिल बिट। वी हैव 3 days फ्रॉम नाउ, राइट? एक ही बात याद रखिए जिससे सब सारी चीज़ों का हल होगा कि अब इस पिक्चर को देखिए, टायर, राइट? सो इसमें अगर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, एयर प्रेशर कम होगा तो भी दिक्कत है। जब कंपनी ने बनाया इसको, जिस भी कंपनी ने बनाया उस टायर को, तो साथ में एक आपको आंकड़ा दे दिया, एक मैनुअल दे दिया कि इस टायर का प्रेशर इतने से इतने के बीच में रखोगे तो इसकी लंबी आयु होगी, आयु लंबी होगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझते हैं और आप इंश्योर करते हैं कि वो एयर प्रेशर हमेशा उसके बीच में हो, और वो हर टायर का अलग अलग होता है, इजंट इट? सारी टायर के एक नंबर नहीं हो सकते। हर टायर मैन्युफैक्चरर वाला बताएगा कि मेरे वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना, इसके वाले टायर के लिए ये प्रेशर रखना। वैसे ही इंसान की बॉडी है, सारी बॉडी बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जैसे हर इंसान एक जितना खाना नहीं खाता, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच हंगर, हाउ मच एपिटाइट, हज़ारों चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक उसी तरह से ये मानिए मेरी बात कि हर एक की बॉडी एक नहीं है, तो हर एक के पैरामीटर्स, हर एक के लिए रूल्स वो एक नहीं होंगे, राइट? मान लो एक शू 9 साइज का हो, सभी को फिट करने लगेंगे तो क्या होगा? कुछ को फिट जरूर आएंगे, लेकिन 90% लोगों को फिट ही नहीं आएंगे, राइट? तो या तो उनके टांग पकड़ खींचेंगे, पैर पकड़ खींच, भाई इसको बड़ा करो, राइट, या उसको काट के छोटा करो। इन बोथ द केसेस ट्राइंग टू फिट योर फुट ऑन ए शू ऑफ डिफरेंट साइज, वो पीड़ा आप ही को होगी, दुख और दर्द आप ही को होगा। तो ये अगर आप समझ जाएं तो आपको पता चल जाए कि पैरामीटर्स, डायग्नोसिस, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एक्चुअली उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। जितना ज़्यादा जल्दी डायग्नोसिस आया, अभी देखिए जब से ग्लूकोमीटर आया, जब लोग घड़ी घड़ी ग्लूकोमीटर घर में ही चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़ कितनी बढ़ गई है, राइट? जबकि आप याद कीजिए आज से कुछ साल पहले, 20 साल 30 साल पहले जब आप स्कूल में हुआ करते थे, तब ब्लड शुगर चेक भी हो सकता है, ये आपको पता भी नहीं था, और कोई बीमार नहीं था ब्लड शुगर का बीमारी। आज आप देखेंगे कि मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट की बात करता हूँ मैं, खुद के पेशेंट की, 1 साल 2 साल 3 साल इतने छोटे बच्चे डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। अभी लेटेस्ट में देखा, कितना आप हैरान हो जाएंगे, 2 महीने की बच्ची डायबिटीज टाइप 1, यानी कि जितनी बार वो खाना खाएंगी उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द ट्रूथ। लेकिन ना जाने कहाँ से उनको मेरे में पता चला, दे केम टू आवर कैंप, और कैंप में मैंने देखा, अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको। है यहाँ पे इंसुलिन पेशेंट है, जया एक थी, मुझे बताया डॉक्टर गुलाब ने। अरे देर आप है ना यहाँ पे, ठीक है। एट देन मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि इस दुनिया में इंसुलिन की जरूरत किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं है। लेकिन हाँ, इंसुलिन लेने की आदत पड़ गई, कुछ साल निकल गए, अब हमने बॉडी ने उस तरह से अपने बॉडी को मैनेज, अंदर से मैनेज कर लिया, वो वाले हार्मोन बनाने कम कर दिए या बंद कर दिए। अब क्योंकि वो फैक्ट्री में ताला लग गया, बॉडी को लगा कि ये जो पेनक्रियास जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का कोई काम ही नहीं है, इसको ताला लगा देता हूँ। लेकिन क्योंकि पेनक्रियास भी इंसुलिन बनाएगा, आपकी बॉडी भी इंसुलिन बाहर से आएगा, तो दैट विल बी डेंजरस, यू विल डाई इन 1 day, राइट? तो अब इंसुलिन डिपेंडेंट अब बन गए, अब, राइट? लेकिन जिस दिन आपका ब्लड शुगर हाई था, पहले दिन ब्लड शुगर हाई टेम्पोरली कभी भी हो सकता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक ब्लड शुगर चेक कीजिए अपना, फिर कोई डरावनी मूवी देखिए, बहुत डरावनी,
मूवी के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, कुछ खाइए मत, ब्लड शुगर एकदम डबल हो जाएगा। तो ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब कोई बीमारी है या ब्लड शुगर डायबिटीज है जरूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर की तरह ब्लड शुगर भी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो टेम्पोररी बढ़ भी सकता है फिर अपने आप घट भी जाता है। वो आप देखिए, आप अपनी गाड़ी को कई बार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि मैं ओवरटेक कर रहा हूं, वहां से भी गाड़ी आ रही है, उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी को ले जाना है, तो 120 किलोमीटर पर आवर भी सेफ ड्राइविंग स्पीड है उस वक्त के लिए, उस टेम्पोररी टाइम के लिए। लेकिन उतने टाइम के लिए कोई सिर्फ उतना सा देखेगा कि आपके वहां पे रीडिंग जो आंखें ऐसे करके सिर्फ उसको आपका जो गाड़ी का जो डैशबोर्ड ही दिखाई दे रहा है कि उसमें 120 किलोमीटर पर आवर दिखा, वो क्या बोलेगा, यार आप तो ओवर स्पीड करते हो, आप तो मार डालोगे हमें, राइट? क्योंकि वो पूरा कंडीशन नहीं देख रहा, वो पूरा सिचुएशन नहीं देख रहा, वो पूरा सर्कमस्टेंस नहीं देख रहा, वो एक घोड़े की तरह सिर्फ अपनी आंखों को ऐसा करके उस डैशबोर्ड को देख रहा है, राइट? तो ठीक उसी तरह से हमारा ब्लड शुगर भी ऐसे ही काम करता है कि जब भी कोई भी उसमें नंबर होता है, ब्लड शुगर का कोई भी लेवल होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर को कंसिडर किए बिना अगर हम सोचें कि मुझे इंसुलिन लेना चाहिए और ले लेते हैं, तो मान लीजिए आपने रास्ता एक ऐसा पकड़ा जिसमें आगे दुख ही दुख है, गम ही गम है, नुकसान ही नुकसान है, ये पक्का है। तो इसीलिए आपको सिर्फ एक ही बात यहाँ याद रखना है इससे कि मैन्युफैक्चरर ने आपको भेजा है बना के, तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना के भेजा है। ब्लड प्रेशर का बैलेंस, सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ब्लड शुगर का बैलेंस, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पर्टिकुलर प्रेशर में, एक पर्टिकुलर ब्लड शुगर लेवल पे हम सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाए। गेटिंग द पॉइंट? जब ये टायर एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में होगा तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। प्रेशर का कुछ भी हो तब भी कुछ दूर तक चलेगा ही, लेकिन जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन वो प्रेशर कितना होना चाहिए, वो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड कितना, ये जो सारे टर्म्स आप सुन रहे हैं ना, ये पिछले 15 साल की देन है। उससे पहले ये टर्म्स थे ही नहीं, लेकिन हर साल देखें 2-2 नए टर्म आ जाते हैं। अब उसमें ही लोग पूरी तरह से कि ये नंबर जो है यूरिक एसिड का, ये ऐसा नहीं आया तो ऐसा हो गया, तो मतलब दिमाग पूरी तरह से एंगेज्ड है, राइट? तो उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट, राइट? सो अब करना क्या है हमें, व्हाट वी हैव टू डू? हमने अभी हाइपरटेंशन की बात की, अब मैं हाइपरटेंशन से डायबिटीज़ की बात पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने आपको बताया डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ का मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। पहली बात तो ब्लड में, बॉडी में शुगर की ज़रूरत क्या है, ब्लड में शुगर की ज़रूरत क्या है? इस वक्त आप जिंदा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, राइट? तो आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, हर सेल को हर पल जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो शुगर को बर्न करता है जिससे एनर्जी पैदा होता है। शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लड क्या करता है? शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, सेल्स क्या करता है? उसको बर्न करता है और उससे एनर्जी, ताकत पैदा होती है जिससे आप अभी जिंदा हैं। शुगर अच्छा है कि बुरा है? इज गुड और बैड? वेरी गुड। शुगर मीन्स, ब्लड शुगर मीन्स एनर्जी। हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई एनर्जी, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड शुगर 500, आप खुश, अरे बाप रे मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा आज, नहीं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा, वो है हमारे ह्यूमन बॉडी का 60,000 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर। अगर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, वो सारे अगर लाइन बाय लाइन लगा दें तो 1 लाख किलोमीटर तक चले जाएंगे, और उसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, राइट? और ब्लड क्या करता है? एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ऑक्सीजन को, शुगर को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है। जैसे आपका शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा पूरा फैला हुआ है एक जाल, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जाल फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है कि कितना शुगर रहना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो ना हो जाए। शहर में अगर सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बिकम स्लो। मैं देख रहा था कुछ लोग अभी भी लेट पहुंचे, क्यों भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहाँ अटक गए रास्ते में। ठीक इसी तरह से जब शुगर का लेवल एक लेवल से ज़्यादा होता है आपके बॉडी में, तो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी कि फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से किस पे असर करेगा? कौन से ऑर्गन पे असर करेगा? हार्ट पे करेगा, किडनी पे करेगा, आंखों पे करेगा, लंग्स पे करेगा, लिटरली हर ऑर्गन पे करेगा, किसी पे जल्दी, किसी पे बाद में।
आपके शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो सबसे ज़्यादा असर किस पे करेगा? आप बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पे असर करेगा जो इमरजेंसी पेशेंट होगा, फिर उस पे करेगा जिसकी कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसकी जॉब लगने वाली हो, राइट? इस तरह से करते 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 आप पाएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे असर नहीं करेगा। फाइनली हर एक पे करेगा। किस लेवल का असर कब करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट करेगा जरूर। ठीक इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे सेल्स सफर करते हैं, और वो ऐसा स्लो अगर लंबे समय तक रहेगा तो हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, आई डिजीज है, ये सारी चीज होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटीज, राइट? सो लेकिन कितने शुगर को हाई शुगर बोलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कितने शुगर को, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है करना क्या है घर जाके, व्हाट वी नीड टू डू वंस यू गो बैक होम, ताकि आज के बाद, अभी के बाद अगली जो दवाई है वो खाना ना पड़े, लेकिन हम हेल्दी भी रहें, राइट? सो उसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, मेरे खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए ये 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर हालांकि है नहीं, लेकिन 1 लीटर मान लेते हैं इसको। मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, और अगर सारा मैं खून बाहर निकाल दूं तो करीब 5 लीटर खून आएगा। कितने बॉटल चाहिए मेरे सारे खून को भरने के लिए? 5। एक बॉटल से, उनमें से एक ड्रॉप खून निकालता हूं, ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब यह है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। क्लियर है? आपके बॉडी से एक ड्रॉप मैं खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं, रीडिंग आती है 100, तो आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, है ना? तो जब भी आपकी रीडिंग आती है, रीडिंग का तात्पर्य क्या है? वो यही तात्पर्य है। मेरे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खून है? रीडिंग आई है 200, तो कितना शुगर है? 10 ग्राम। अगर मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन से सारा शुगर निचोड़ देंगे तो 10 ग्राम शुगर निकलेगा, राइट? करीब 4 चम्मच शुगर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, राइट? तो वो एक लेवल से ज़्यादा शुगर होगा या एक लेवल से कोई भी न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चोक करेगा, यानी कि स्लो करेगा, जिससे बीमारियां होती हैं। यही है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही काम तो करना है कि शुगर ज़्यादा सर्कुलेट ही ना करे। अगर ऐसा कर पाए हम, जो कि हमारे हाथ में है, कितने दिन में कर सकते हैं? 1 दिन में कर सकते हैं। 1 दिन तो 24 घंटा होता है। कल जब आएंगे आप तो तब तक 1 दिन हो चुका होगा। तो 1 दिन में करना क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए देखिए, कितना, पहले तो ये पता होना चाहिए कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए। 1979 तक ये पता था कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कितने को नॉर्मल बोलेंगे ये नहीं पता था 1979 तक। 1979 में एक आंकड़ा आया 200। 200 का मतलब कितना हुआ? 1 लीटर बोतल में कितना शुगर? 2 ग्राम। 2 ग्राम शुगर को नॉर्मल बोला जाने लगा। इससे, क्योंकि ये देखा गया कि पूरी दुनिया में जिनके 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर रहता है पर लीटर, दे आर द वन दोज हु आर मोर सिक। तो ये आंकड़ा आया। लेकिन ये 1997 में एक और आंकड़ा आया WHO का, ADA का, 126 फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर एक और आंकड़ा आया 100 प्री डायबिटीज 2003 में। फिर 2010 में एक की जगह 3-4 आंकड़े जुड़ गए कि पहले फास्टिंग टेस्ट कराओ, फिर पोस्टप्रांडल टेस्ट कराओ, फिर OGTT कराओ, फिर HbA1c कराओ। भाई इस जाल में नहीं फंसेगा उसमें तो फंस ही जाएगा ना। इतने टेस्ट करा दो, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, और नहीं फंसेगा तो वो इतना थक जाएगा, बोलेगा दवा की बात करो, अब तो टेस्ट हो गए बहुत सारे, मान ही लेगा कि मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ। आप देखते जाइए आज की तारीख में इतने सारे टेस्ट हो गए हैं, राइट? तो 2010 में 10 से लेके अभी 2018 आ गया। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो HbA1c 5.6 होना चाहिए, या फास्टिंग 100 से ऊपर नीचे होना चाहिए, पोस्ट पैंडल 140 होना चाहिए। ये प्रेजेंट आंकड़े हैं, राइट? जिसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, राइट? इसका मतलब ये है कि इससे कम है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज, राइट? सो नॉर्मली मेडिकल साइंस में एक नई चीज़ आई है कि इंसान हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटीज़ है तो दबा दो, या प्री डायबिटीज़ है, होने वाला है। प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि डायबिटीज़ होने वाला है। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो दबा लो, प्री हाइपरटेंशन होने वाला तो भी दबा लो, यानी कि हेल्दी इंसान नहीं बचा। या तो बीमार हैं आप तो दबा लो, या बीमार होने वाले हैं तो भी दबा लो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। सो अब ये जो आंकड़ा है, जो प्रेजेंट वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहाँ से आया? ये कभी आपने डॉक्टर से पूछा आपने कि आप जो बता रहे हैं आया कहाँ से? ये मेडिकल कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ तो नेचुरल मेडिकल कॉलेज है, कोई भी बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह से एक सिखाने का लर्निंग पार्ट होता है कि आप पेशेंट को ऐसे देखो कि आपसे सवाल ना करे। वो इतना ऐसे घूर के देखें। आपने कभी किसी भी, आपने में से किसी ने भी किसी डॉक्टर से कभी सवाल पूछा?
वो देखने का अंदाज ही ऐसा होगा कि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क, राइट, कि आप यू हैव टू फॉलो, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब तो है ही नहीं कोई। एक सवाल पूछ के देखिए भाई ये आंकड़े जो हैं आए कहाँ से, पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही लेंगे तो वो जवाब देंगे नहीं, और जवाब दे भी देंगे तो एक जवाब आएगा ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ये आंकड़े भेजे हैं हमें। तो हमारे यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो जो फॉलो करता है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से अगर पूछें कि आपको ये आंकड़े कहाँ से मिले, कि इसके इस आंकड़े के जो ज़्यादा है नंबर उसको डायबिटीज़ बोलेंगे, उनको दवा देंगे, मेडिसिन उनको खाना पड़ेगा, आपको ये लग रहा होगा कि हज़ारों तरह के उन्होंने टेस्ट किए होंगे, हज़ारों साइंटिस्ट मिलके कई कई साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए होंगे, तब जाके आए। ट्रुथ ये है वो उन्होंने उसका जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। ये जर्नल की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपके फीडबैक फॉर्म में ईमेल आईडी दीजिए तो मैं मेल कर दूंगा आपको जर्नल की कॉपी। उनका जवाब था सिंपल भाषा में कि हमें ऐसा लगा कि ये आंकड़े इंसान के लिए ठीक होंगे, और अगर ये ठीक नहीं होते तो दोबारा बदल देंगे। सोचिए, आपने मान लिया भगवान का दिया हुआ एक नंबर, एक आंकड़ा, उसको लेके पकड़ के बैठ गए, उसके हिसाब से सारी जिंदगी बदल दी, दवाइयां खा रहे हैं, बट ट्रुथ ये है कि उनको ऐसा लगा। कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट, कि एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके जो ट्रायल्स है वो दिखाओ, नहीं है, नथिंग, राइट। सो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखिए इसको खत्म करते हैं, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एग्जांपल ताकि आप कन्विंस हो कि ये वाकई में ऐसा है। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह वाला और पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर जो पूरे दिन में रहता है, कौन सा ज्यादा होता है नॉर्मली, पहला या दूसरा? ज्यादा दूसरा, फास्टिंग और पोस्टप्रैंडियल, राइट। तो ऐसा है कि फास्टिंग वाला होता है जो पूरे रात भर आपने कुछ खाना खाया नहीं और सुबह का आपने ब्लड शुगर लिया, दैट कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्सपेक्टेडली, एज पर योर नॉलेज, फास्टिंग शुड बी लेस, इजंट इट? एक्सपेक्टेडली। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात को हमने चेक किया था ब्लड शुगर था 200 सोने से पहले, सुबह चेक किया तो वो 250। मैंने कहा आधी रात को कुछ खा लिया होगा भाई, तो बढ़ गया। नहीं डॉक्टर साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और ऐसा रोज होता है, और मैं तो घबरा के पूरी रात भर, क्या होता है कि सुबह शुगर बढ़ जाता है उल्टा, तो ये तो कोई बीमारी है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि रात भर आपने खाया नहीं तो ब्लड के अंदर शुगर है वही वाला है जो रात को आपने खाना लास्ट खाया होगा, वो शुगर सर्कुलेट कर रहा है। आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स को अभी भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी के सेल्स जो ब्लड में रिमेनिंग शुगर है वो खींच के निकालती जा रही है, शुगर लेवल ब्लड में कम होता जा रहा है और आपकी रात बीतती जा रही है। तो सुबह जो एक्सपेक्टेड शुगर अमाउंट ब्लड शुगर है वो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? जबकि असलियत यह है कि हज़ारों लोगों का, करीब 55% पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब आधे ज़्यादा लोगों का सुबह वाली शुगर बढ़ी हुई आती है इन कंपैरिजन टू पिछले रात की जो शुगर थी। कारण ये कि रात भर में शुगर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, करीब 4 बजे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन देखता है कि शुगर काफ़ी कम हो गई, अब तो 50 तक पहुंच गई है, और कम होगा तो आप मर जाएंगे। तो ब्रेन तब लिवर को बोलता है कि भाई ऐसा करो, लिवर में स्टोर शुगर होता है, आपको पता है, कि थोड़ा शुगर उधार दे दो, ब्लड में डाल दो, ताकि जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक फील करें, और जब तक आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो तब तक उस शुगर से आपका बॉडी काम कर पाए। इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना कोई बीमारी का नाम नहीं है, इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ एनी डिजीज, राइट। डॉन फिनोमिना मतलब ब्रेन ने डिसाइड किया कि आपके उठने से 1 घंटे पहले वो लिवर से बोल के कुछ शुगर ब्लड में डालेगा, ताकि जब आप उठें आप एनर्जेटिक फील करें, ना कि एग्जॉस्टिव फील करें। तो ये ब्रेन ने हेल्प किया, आपकी बॉडी ने आपको हेल्प किया आपके दिनचर्या को ठीक से करने में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसी को हम बीमारी मान लें और दवा लेने लगे तो ये एक डिजास्टर है, राइट। तो यानी कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, आप पीछे पैसेंजर हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक आप ड्राइवर का गला पकड़ लेते, ला मैं थोड़ा स्टीयरिंग मैं भी चला लूँ, राइट। तो वो गाड़ी का क्या होगा आप जानते ही हैं, राइट। तो लेकिन पूरे रात भर का जो ब्लड शुगर है उसका क्या फ्लो क्या है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास एक टूल है, ये मैं, जय जी आप आएंगे स्टेज पे? आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं ऐसा मुझे आपने भी बताया और डॉक्टर गुलाब ने भी बताया। ये मेरे पास एक टूल है, इसको मैं आपके बॉडी में अभी लगा दूंगा, राइट। और लगाने के बाद ये क्या करेगा, मेरे पास एक मॉनिटर भी है, ये मॉनिटर को ये इससे कनेक्टेड है,
पूरे रात भर में आपका जो ब्लड शुगर रहेगा एक एक पल का वो इसमें आता जाएगा। और कल जब आप मिलेंगे तो इसमें हम आपके जया जी का पूरे 24 घंटे का जो ब्लड शुगर रिपोर्ट है वो घड़ी घड़ी का इसमें आ जाएगा, एक एक सेकंड का इसमें आ जाएगा, उसका फ्लो आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ब्लड शुगर कैसे फ्लो करता है, राइट। अगर आप एक ड्रॉप लेके ब्लड शुगर देखते हैं, वो ब्लड शुगर आपकी बॉडी का नहीं है, उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, अंडरस्टैंड कीजिए। और वो एक ड्रॉप ये तय नहीं कर सकता आपके बॉडी के लिए क्या कौन सी मेडिसिन या क्या हेल्थ क्या होगी, वो ड्रॉप नहीं तय कर सकता। पूरे दिन भर का ब्लड शुगर का जो फ्लो है, इसको ऊपर कैसे करेंगे, ऊपर कर लेंगे, कर लीजिए, चेयर ला दीजिए यहाँ पे। सो एक चेयर ले बैठ जाइए। तो एक ड्रॉप से आपने देखा कि मेरा ब्लड शुगर इतना है, अकॉर्डिंगली आपने समझ लिया कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ या दवा लेना चाहिए या इंसुलिन लेना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो जो ब्लड शुगर है वो उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, वो आपकी बॉडी का नहीं है, बॉडी के एक ड्रॉप का ब्लड शुगर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज घर जाइए, हर फिंगर से एक एक ड्रॉप लीजिए और आप ग्लूकोमीटर में देखिए, हर एक का नंबर अलग होगा, किसी में होगा 150, किसी में होगा 250। किसको मानेंगे? कई बार पेशेंट आते हैं मुझसे, होता है ना बड़े ही एक्सपेरिमेंटल पेशेंट, कि डॉक्टर एक में मेरा 150 है, एक में 250 है, एक में 225, कौन सा मानूं? मैंने जो अच्छा लगे वो मान लो जिसमें आपको खुशी मिल रही है वो मान लो आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एग्जैक्ट साइंस है नहीं कि हम उसको बेस मान के अपनी दवा रिजीम शुरू कर दें। उससे आप हेल्दी हो नहीं सकते कभी भी। यू कैन नेवर बी हेल्दी विद दैट। हो रहा है ऊपर? ऊपर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होगा भी तो ये अटकेगा। तो अपना इसके बाद कपड़े कुछ ऐसा पहन के जो कि यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना, एक्सेस हो, तो मैं ये लगा दूंगा और फिर ताकि कल का ये हम ये देख पाएँ, ठीक है ना। वो लगाने की बात ज़रूरी इसलिए भी है आप सबके लिए ही, खास तौर पे जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको ये पता चलेगा इंसुलिन उनका क्या हार्म कर सकता है। और इस वक्त जो आपके इन हाउस जो पेशेंट हैं उनमें से एक ही है जो इंसुलिन ले रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि इनको लगाते हैं, राइट। इंसुलिन जो पेशेंट ले रहे हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर हो सकता है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन, राइट। तो जो इंसुलिन ले रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है आपके बॉडी के लिए देन द ब्लड शुगर इटसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आप करने जा रहे हैं, आज जो आप करेंगे घर जाके, अगर हम मानेंगे मेरी बात तो आज से ही आपके इंसुलिन की अमाउंट को एटलीस्ट 50% ड्रॉप करना ही पड़ेगा। 50% नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा वो करेंगे तो आपका बॉडी भी इंसुलिन बनाएगा, राइट। लेकिन आप उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डेथ, राइट। सो इसीलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एनीवे अभी तो ये नहीं हो पाएगा एग्जाम्पल, हाँ इसके बाद तब अरेंज करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। तो ये जो एक ड्रॉप से ब्लड शुगर चेक करना और उससे तय कर लेना हमारी मेडिसिन क्या होगी, ये एक डेंजरस बात है। पहली बात तो ये कि मेडिसिन के चक्कर से, इंसुलिन के चक्कर से बचिए, और बचने के तरीके अभी आप जान लीजिए, और जानने से पहले एक दो स्लाइड और, ताकि आप कॉन्फिडेंस से जानें। वो ये कि सुबह का जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा अगर रहता है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का डिसीजन है कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा दें ताकि आप अपने काम कर पाएँ पूरी तरह से शुगर यूज़ करके, जब तक कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते, विच इज़ कॉल्ड एज डॉन फिनोमिना। इसका नाम है डॉन फिनोमिना। ये 2005 की बात है। उससे पहले लगता था कि सुबह का कम होना चाहिए, रात का। लॉजिकली ऐसे ही है, बट हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान को पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता चल रही हैं, राइट। लेकिन जब पता चल रही है तो ये क्लैरिफिकेशन एक आम आदमी को या एक आम डॉक्टर के पास नहीं होगी। आम डॉक्टर जो है वो मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, आम आदमी मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, वो यही मानता रहेगा कि मेरी सुबह की शुगर ज़्यादा है तो मैं बीमार हूँ, वो 100 से नीचे है तो ही ठीक है। जबकि ये नियम नहीं है। शुगर सुबह का ज़्यादा हो सकता है, आधी दुनिया का ज़्यादा होता है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा, हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। पेशेंट हो या हेल्दी लोग हो, राइट, आधे ज़्यादा लोगों का। आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग सुबह का शुगर और रात का शुगर मेंटेन, एक बार चेक कीजिए, 5 लोगों का सुबह का शुगर ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू रात वाले का। नहीं, रात का हो सकता है, नहीं सुबह का, ऐसा नहीं कि सबका ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ, नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल है आपका 146 नॉर्मल है। अच्छा, कितना को एबनॉर्मल मानेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, कितना होने से ज़्यादा माने वो अभी बताऊंगा, राइट। फिलहाल ये नॉर्मल है, राइट। सो अब देखिए, ये जो फैलाई हुई बात है कि सुबह का सुबह शुगर कम होना चाहिए, ये सारा कुछ इंडिया में जो फॉलो होता है वो है ADA। ADA का फुल फॉर्म पता है आपको? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन।
और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कौन है? अगर आप उनके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो दे आर फंडेड बाय दीज कंपनीज। ये कंपनी कौन है? ये कंपनी वही है जो डायबिटीज की दवाइयाँ बनाते हैं। तो उनका एक ही गोल है, पूरी दुनिया को डायबिटीज पेशेंट में कन्वर्ट करते हैं, ओनली वन गोल, राइट। तो अगर आपको ये यकीन नहीं होता तो एक काम कीजिए, आप एडीए ने कुछ समय पहले एक किताब लॉन्च किया कि डायबिटीज पेशेंट को कैसे खाना खाना चाहिए, खास तौर पे जब वो बाहर जाएं। तो वो किताब amazon.com में मिलेगी, एडीए के अपने वेबसाइट में मिलेगी, कई जगह मिलेगी। वो किताब मैंने खरीदी है। वो किताब का पहला पन्ना ये है कि हेल्दी फास्ट फूड ईटिंग, क्या क्या खाना चाहिए। पहले पन्ने को जब खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा एक डायबिटीज के पेशेंट को यहाँ से खाना चाहिए, बास्किन रॉबिन से खाना चाहिए, बर्गर किंग से खाना चाहिए, डोमिनोज पिज्जा से खाना चाहिए, केएफसी से खाना चाहिए और मैकडोनल्ड में जाना चाहिए, राइट। और अब आप अंदर के चैप्टर खोलेंगे तो मैकडोनल्ड में जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, डिशेस मिलती हैं, और सुबह कौन सी मिलती है, शाम को कौन सी मिलती है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप यकीन नहीं होगा, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि amazon.com में जब किताब देखते हैं तो पहले कुछ पन्ने तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं कि नहीं, राइट। तो आप देख लेंगे। तो जरा सोचिए कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो इस तरह की किताब निकालती है तो उनका इंटेंशन क्या हो सकता है, ये तो क्लियर है ही, राइट। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो बॉडी है दैट इज दे कंट्रोल कि भाई डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, क्या करना है, राइट। तो डॉक्टर की अपनी गलती नहीं है, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दे आर कंट्रोल्ड बाय एडीए, राइट। सो इस तरह से है। तो शुरुआत ही गलत है ना। अब करना क्या है? आपका जो सवाल है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल होता है, ये इसका जवाब जानने के लिए मैंने पिछले 50 साल में जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए, इसको जानने के लिए वो सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए और वो मैंने एक स्लाइड में लगा दिया ताकि आप देख के खुद ही जज करें। वो स्लाइड ये रहा, 1985, 1993, 1994, 1999 इजिप्शियन ट्रायल, 1999 पीमा इंडियन ट्रायल, 1999 किरीबिती ट्रायल, 1993। ये सारे ट्रायल की मैंने लिस्टिंग कर दिया और उन ट्रायल के मुताबिक कितने शुगर को हाई शुगर माना जाए वो इस तरफ डाल दिया। किसी ने बोला 231, किसी ने बोला 228, किसी ने बोला 268, किसी ने बोला 252, ये भी कर दिया, राइट। सो जिनको अगर ये स्लाइड चाहिए या इनके और डिटेल में जाना तो वो मेल पे वो अपना मेल आईडी देके लिख सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, आई वांट द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रायल्स, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, राइट। तो ये सारे ट्रायल्स को पढ़ के फिर मैंने जो निकाला वो मेरे अगले पेज पे है। एक किताब निकाली, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले। और इस किताब का कंक्लूजन एक ही वर्ड है, वो है 250। पूरे दिन भर में भूल जाइए, फास्टिंग भूल जाइए, पोस्टप्रैंडल भूल जाइए, ओजीटीटी, लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। सुनने में आपको लग रहा है ये क्या, डॉक्टर 100 बोल रहे थे, 150 बोल रहे थे, आप 250 बोल रहे हैं, ये तो अलार्मिंग है, 250 हो गया तो कुछ हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी, राइट। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कन्विंस करना मेरे पेशेंट्स के लिए। लेकिन पिछले 3 साल इस बुक के निकालने के बाद, आंकड़े दिखाने के बाद भी पेशेंट की दवा छूट जाती है, लेकिन जब उनका ब्लड शुगर आता है से 210 फॉर एग्जांपल, वो पैनिक हो जाते हैं। अगर वो पैनिक नहीं भी होते हैं, उनका डॉक्टर पूछता है कितना ब्लड शुगर, बोलता है 210, डॉक्टर पैनिक हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी, हज़ारों और लफड़े हैं, तो वो घूम के मेरे पास ही आते हैं कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो डॉक्टर बताता है। बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे पास। लेकिन अब क्या हुआ, कोई एक चीज़ दुनिया में पहली बार डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कोई चीज़ अच्छी हुई है, वो है 6 मार्च। 6 मार्च इस साल ACP गाइडलाइन, डायबिटीज़ गाइडलाइन बदल गए और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यह माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पहली बार, राइट। तो ये पूरे जो ACP गाइडलाइन कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स का जो कॉलेज है, राइट, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डायबिटीज़, ADA, IMA, इन सबसे भी बड़ी बॉडी है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन निकाला, राइट। लेकिन ये गाइडलाइन जो निकाला, क्या आपका डॉक्टर आपको बताएगा? अगर बताए तो क्या होगा, 70% जो पेशेंट है जो दवा ले रहे थे उनकी दवा एक ही दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज द गाइडलाइन आर चेंज्ड। तो ये गाइडलाइन आया, ये अखबार में भी एक बार आया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मार्च की बात है, टुडे इज जून, राइट। सो 6 मार्च के बाद आज 21 जून हो गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इम्प्लीमेंट होते ही 70% दवाइयाँ जो बिक रही थी वो बिकनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज 70% पेशेंट जो सो कॉल्ड पेशेंट, वो पेशेंट रहेंगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बिना दवा के इससे नीचे रहती है तो बात खत्म, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं,
यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट एट ऑल, तो बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से ऊपर होता है तो बिना दवा के तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तो उसको हाई शुगर मान सकते हैं। और ऐसा अगर लगातार रहेगा कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम एक दो दिन में नहीं होता है, दो चार दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा और महीनों महीनों रहेगा तो जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्पुटेशन का रिस्क हो सकता है। देन यू आर अ ट्रूली अ डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है? तो यानी कि बिना कोई दवा लिए टेस्ट करना है, और अगर 250 से नीचे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ठीक है। और 250 से ऊपर है तो क्या करें? तो दवाई लें क्या? तब भी दवा नहीं लेनी है, क्योंकि दवा लेने से इन शॉर्ट आपको क्या होता है कि नंबर रीडिंग दिखा देती है, लेकिन वो शुगर कहाँ चला गया? दवा लिया, शुगर तो था ना बॉडी में, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं छुप गया, राइट? कहीं गायब हो गया। दवा उसको खा जाती है, क्या करती है? सोचा कभी आपने? रीडिंग आ रही है 250, आपने दवा खाई, रीडिंग आया 150, वो 100, वो शुगर कहाँ गया? वो बॉडी के अंदर ही है ना, राइट? बॉडी के अंदर बस उसके उठा के, यहाँ से उठा के उसने क्या किया? दवा ने एक जगह से उठाया, उसको एक और जगह ठूस दिया। कैसे? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि उसको उठाया और एक किडनी के कोने में डाल दिया, और वो इकट्ठा होता गया, दैट विल बिकम किडनी स्टोन। क्या आप किडनी स्टोन चाहते थे? नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल पायाग्लिटाजोन, जो इस वक्त इंडिया में 30 लाख लोग ले रहे हैं, पायाग्लिटाजोन 1999 में दवा आई थी, टॉप 10 दवा में आती है वर्ल्ड में, बिकने में, राइट? हेल्थ की में नहीं, बिकने में, राइट? और ये दवा लेने से ही क्या करती है? शुगर को उठाती है, एक कोने में डाल देती है, ब्लैडर में इकट्ठा करते रहती है। फिर क्या हो जाता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल में ब्लैडर कैंसर। शुगर तो उसका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन ब्लैडर कैंसर हो गया। क्या आप यही चाह रहे थे क्या? ये तो नहीं चाह रहे थे ना। तो जब भी कोई दवा आप लेते हैं डायबिटीज की, शुगर नॉर्मल दिखाता है, तो मानिए शुगर कहीं गायब हो गया क्या? ब्लड से गायब हो गया, तभी रीडिंग कम आ रही है, लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर रहा है, आइदर स्टोन बना के, या ट्यूमर बना के, या कैंसर बना के, या फिर वो आर्टरीज के अंदर वो उसको लॉक कर दे रहा है, जिससे वो क्लॉटिंग होगी, एंड दैट इटसेल्फ विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर, राइट? तो याद रखिए, जब भी दवा खाते हैं रीडिंग कम आती है, तो या इतना समझ आ गया कि ब्लड में शायद शुगर थोड़ा कम है, लेकिन वो शुगर कहीं हाइड कर दिया, थ्रो कर दिया, छुपा दिया, राइट? और जहां भी छुपाएंगे वो बॉडी में कोई ना कोई जगह है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है कि उनका शुगर नॉर्मल आने लगता है, लेकिन वो शुगर ये जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में जो जगह है, यहाँ पे छुपा दिया, तो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस, हजारों तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने लगती है। तो ये तो नहीं चाहते थे इन एक्सचेंज कि डायबिटीज के बदले में कुछ और ले लो, राइट? दैट्स व्हाट यू डिडंट एक्सपेक्ट। तो कोई भी डायबिटीज की दवा सिर्फ एक ही काम करती है, शुगर को ब्लड से उठा के कहीं और हाइड कर देती है, जिससे आप डायबिटीज की बीमार कहें ना कहें, लेकिन ये श्योर है कि यू विल क्विकली सफर फ्रॉम सम अदर एलिमेंट, राइट? फिर जब आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, या जब आपके जॉइंट पेन होने लगेगा, जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको तकलीफ दिखाई देगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये तो डायबिटीज की दवा की वजह से था, वो उस चीज की भी एक दवा और भी आपको दे देगा, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि डायबिटीज की दवा सिर्फ एक नंबर को घटाती है, बीमारी को नहीं घटाती, शुगर को बॉडी से बाहर नहीं थ्रो करती, शुगर बॉडी के अंदर ही होता है वो वाला, राइट? और वो शुगर बॉडी के अंदर है, वो ब्लड में है या हार्ट में है या किडनी में है, वो एक ही काम करेगा, आपको बीमार करेगा, राइट? सो इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा पूरी तरह से। वो बात, सोल्यूशन क्या है कि अगर शुगर बॉडी से किसी तरह से उतना अमाउंट ऑफ शुगर बाहर थ्रो हो जाए, दैट इज द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे, इस पे आते हैं अब। आज घर जाके क्या करना है, वो क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट? सो नॉर्मल 250 से नीचे आ रहा है तो नॉर्मल है, और ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गाइडलाइन बोल रही है, तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो गया, आपको इसे एक्सेप्ट करना और आसान हो गया, क्योंकि अब तो ऑफिशियल हो गया पूरी दुनिया में कि इससे नीचे आए तो नॉर्मल है, राइट? ये ऑफिशियल हो गया, ACP गाइडलाइन, एंड दैट इज 6 मार्च 2018, राइट? ये ACP गाइडलाइन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप फीडबैक फॉर्म में नोट कर दीजिए, मुझे ACP गाइडलाइन भेजें, मेरी टीम आपको आपकी ईमेल आईडी पे पूरी गाइडलाइन, कई पेजेस की है, वो आपको मेल कर देगी, उसका लिंक दे देगी, आप देख सकते हैं उसको, राइट? सो करना क्या है, वंस यू गो बैक होम, राइट? उस पे आते हैं। देखिए, ये मैंने जिक्र किया था, इसको हटाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार का एक सीन है छोटा सा, इसका मैंने आपको जिक्र किया था, अंडमान निकोबार,
वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, डू यू रिमेंबर? जारावास, जारावास। तो दे आर प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कर लिया कि वो बाहर ना आ सके और मॉडर्न मैन अंदर ना जा सके, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। दैट इज़ व्हाट इज़ डन टिल नाउ। लेकिन अबाउट 3 years बैक मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर.सी. कर, उनसे मिलने का, जो कि वहाँ पे 20 साल से वहीं पे उनके साथ ही रहते हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, अब वो उनके घुल मिल गए हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको कभी डायबिटीज़ होता है, तो वो बताया कि कभी डायबिटीज़ देखा नहीं गया, हार्ट डिजीज़ नहीं देखा गया। सिर्फ जब वो पेड़ में चढ़ते हैं और वहाँ से गिरते हैं या जंगली जानवर से झगड़ा लड़ाई होती है या अटैक करते हैं, तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होते वक्त तब मैं अपनी सेवा देता हूँ उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, और तब मुझे मौका मिलता है उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब चेक करने का। और उनको कभी भी कोई बीमारी होती नहीं है, सिर्फ इंजरी होती है कभी कभी, जिससे कभी डेथ भी हो सकती है। दैट इज़ द सेपरेट स्टोरी, राइट। तो ये इंडियंस हैं, जैसे हम भारतीय, ये भी भारत के नागरिक हैं, राइट। उतने ही इनके राइट्स हैं, वोटिंग राइट, जितने हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें हार्ट डिजीज़ 0%, इनमें डायबिटीज़ 0%, इनमें ब्लड प्रेशर की दवा 0%, राइट। तो ये तो हुए एक तरह के लोग। कुछ साल पहले मुझे मौका मिला एक और जगह जाने का, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पॉपुलेशन, वो है कुवैत। द मोस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, राइट। सो इंडिया में है करीब 10% लोग, और वहाँ है करीब 21%। तो मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पॉपुलेशन, दैट इज़ कुवैत। सबसे अमीर देश भी है रेजिडेंट वाइज, और सबसे डायबिटिक भी है। तो मुझे मौका मिला दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर करने का। सबसे ज़्यादा हेल्दी जारावास, सबसे ज़्यादा बीमार कुवैती। तो उनको स्टडी किया मैंने, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से थोड़ा सपोर्ट मिला, एंड आई केम टू द, ये जारावास की दिखने में दे आदिवासी। तो मैंने देखा कि एक ही चीज़ है जो दोनों का अलग है, वो है कुवैत पॉपुलेशन की जो डाइट है, आई कॉल इट अ वीआईपी डाइट। वीआईपी आपको पता है वीआईपी किसे बोलते हैं? वीआईपी, इंडिया में वीआईपी कौन है? लाल बत्ती है मान लो, या फिर, राइट, ऐसे लोग जो लॉ के ऊपर हैं, जो नियम कानून तोड़ें और उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, वो वीआईपी। रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं इग्नोर करते हुए, और देखो वीआईपी जा रहा है, क्योंकि रेड लाइट को वो क्रॉस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल को वो तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। कुछ खाना जब आप खाते हैं, जैसे ही वो पेट में जाता है, वो बन जाता है वीआईपी। सारे पेट के नियम को तोड़ के सीधे ब्लड स्ट्रीम में जंप करता है, और ब्लड स्ट्रीम में जंप करते ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि बॉडी के कानून को तोड़ के कुछ फूड, कुछ तरह के खाना सीधे ब्लड में जब घुल जाते हैं, आई कॉल देम वीआईपी डाइट। तो इस तरह के खाने में जो भी लोग रहेंगे, वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, कुछ समय के अंदर वो पेशेंट बन ही जाएंगे, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। जारावास लोग वो जिस तरह के खाने को खाते हैं, मैंने उसको बोला है डीआईपी, आप और हम, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। हम ट्रैफिक रूल कैसे, हम ट्रैफिक में कैसा बिहेव करते हैं, इस तरह से। रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट है तो इधर देखते हैं, इधर दूसरी दोनों तरफ देखते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं, लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं, सारा कुछ देखते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को चोट ना पहुंचे, हमें चोट ना पहुंचे, गाड़ी ठीक रहे, हजार चीज सोचते हैं। हम हैं डीआईपी। कुछ खाना ऐसे है कि जैसे ही वो पेट में जाता है, वो पेट में जाके बॉडी को आंकता है, राइट, बॉडी के ट्रैफिक के नियमों को समझता है। अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो लिवर में ही छुप जाएगा, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वेट कर लेगा, या फिर कोलोन से बाहर चला जाएगा। और जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से कम होगा, तब भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड होगा। सो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई भी आप में से अगर दवा ले रहे हैं, कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 3-4 दिन के लिए भी अगर डीआईपी खाना खाने लगे, तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 महीने नहीं बोला, 3-4 हफ्ते भी नहीं बोला, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इतने दिन में, राइट। और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंसुलिन खत्म करना पड़ेगा, इंसुलिन डोसेज, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की मेडिसिन, दवाई को फेंकना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे उल्टा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट, राइट। सो यानी कि अब डीआईपी डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो स्टमक एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, इसे कहते हैं इनक्रीटिन। इनक्रीटिन इज काइंड ऑफ हार्मोन, राइट। और ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, पूरा चीज़ को समझता है, एक ट्रैफिक को रोकता है, दूसरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराता है। वैसे ही हमारे पेट के अंदर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर है छुपा हुआ, जिसका नाम है, नाम मैंने बताया था अभी,
इंक्रेटिन हार्मोन, इंक्रेटिन, राइट। और वो हार्मोन को समझता है हमारे फूड के अंदर एक ड्राइवर है, फूड का ड्राइवर, राइट। जब भी आप कोई खाना खाते हैं वो खाने के अंदर एक ड्राइवर छुपा है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। कोई भी आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी फल लीजिए, कोई भी सब्जी लीजिए ताज़ा, उसको जूस बनाइए और जूस बना के उस जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए। और जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो जो दिखेगा, व्हाट यू विल सी इज दिस। ये आप देख रहे हैं, कोई भी फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो ये दिखेगा। ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। ये जो चमकता हुआ देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं लाइव एंजाइम्स, राइट। ये है आपके फूड का ड्राइवर। और ये लाइव एंजाइम क्या करती है, जब ये जाती है तो जो इंक्रेटिन है, पुलिस ट्रैफिक पुलिसमैन, उसके सिग्नल को ये समझती है कि फूड को आगे बढ़ना है, ब्लड में घुलना है, लिवर में छुपना है, कोलोन में जाना है। तो वो जो डिसीजन मेकिंग है कि फूड का अगला कदम क्या होने वाला है क्या होना चाहिए, बॉडी को कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है भी कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये इंक्रेटिन को समझने वाला, दैट इज दिस लाइव एंजाइम। अब क्या कीजिए, कोई भी पैक्ड बोतल ले लीजिए, पैक्ड जूस, राइट, कोई भी पैक्ड जूस लीजिए, राइट, ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, तो क्या आपको लगता है ये लाइव एंजाइम दिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें न्यूट्रिशन बहुत होगा, राइट, उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन सी भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन लाइव एंजाइम नहीं है। यूं मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है लेकिन ड्राइवर ही नहीं उसमें। आपने स्टार्ट कर दिया और एक्सीलेटर के ऊपर एक ईंट लगा दिया, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी महंगी क्यों ना हो, क्या होने वाला है? यानी कि गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर का जो महत्व है, वही खाने के अंदर ड्राइवर का महत्व है। तो हम क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, खाने को लेता है, उसको ड्राइवर को पहले मारता है, उसको जला के, भुना के, उसको पका के, ये देखता है कि ड्राइवर, एक एक ड्राइवर मर जाना चाहिए इसके अंदर। तो अब आपके, जब आप किसी खाने को कुक करते हैं तो, या उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसके न्यूट्रिशन लगभग मान लो सेम भी रहता है, कैल्शियम भी उतना है, न्यूट्रिशन भी उतना है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं है, राइट। तो बिना ड्राइवर की गाड़ी जितना खतरनाक हो सकता है रास्ते, रोड पे, बिना ड्राइवर का फूड उतना ही खतरनाक हो सकता है आपके बॉडी के अंदर के रास्ते के लिए, राइट। सो आपको ये देखना है कि जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो क्या इसमें ड्राइवर है। अगर तो ड्राइवर है तो ब्लड शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर ड्राइवर नहीं है तो कितना भी चिंता कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो सिंपली इतनी बात समझनी है। तो अब थैंक यू फ्रेंड। तो ये समझना है कि वीआईपी खाना कौन सा है, डीआईपी खाना कौन सा है, राइट। सिर्फ वो खाना जिसमें ड्राइवर है वो है डीआईपी, और वो खाना जिसमें ड्राइवर नहीं है वो है वीआईपी, राइट। बिना ड्राइवर वाला गाड़ी कैसे चलेगा? वीआईपी की तरह ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेगा, सीधे भागेगा, राइट। तो इसको समझिए, वो सिर्फ दो तरह के खाना हो सकता है। आपके दिमाग को आराम से ये बात समझ आ जाएगी। दो तरह के खाना इस दुनिया में जिसे हम बोल सकते हैं वीआईपी डाइट। एक तो है एनिमल फूड। एनिमल फूड जब मैं बोलता हूं तो एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट, मछली, अंडा नहीं है। कोई भी चीज जो एनिमल से आती है, जानवरों से आती है, जैसे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, राइट, वो भी एनिमल फूड है। जब भी किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर होता है, यहाँ तक तो लेक्चर सब ठीक लगता है, जैसे यहाँ तक दूध वाली बात आ जाती है, डॉक्टर साहब ये बाकी पार्ट कल कभी और कर लेंगे, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, राइट। लेकिन असलियत ये है कि एनिमल फूड, एनी एनिमल फूड दैट इज ए वी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पॉइजन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूध पॉइजन है, मैं बोल रहा हूँ वीआईपी डाइट है। उसको अगर लेंगे तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, यानी कि फूड विदाउट ड्राइवर, या फिर इंडस्ट्रियल फूड, कोई भी खाना जो आप तक पहुंचने से पहले फैक्ट्री में जाके कुछ समय बिताए और फिर आप तक पहुंचे, दैट इज कॉल्ड वीआईपी डाइट, राइट। तो खाना फैक्ट्री में रुक के आया है तो वो आपके लिए नहीं बना है, राइट। दैट इज ए वीआईपी। वो खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे तो वो वीआईपी की तरह काम करेगा बॉडी में। कुछ दिन तक खाते रहेंगे तो कभी कभी फिर जाके आपका ब्लड शुगर हाई होने लगेगा, या फिर तकलीफ होने लगेगी, ब्लॉकेज होने लगेंगे, सिस्ट बनने लगेंगे, ट्यूमर होने लगेगा। दो तरह के खाने को आप बोल सकते हैं डीआईपी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म। जब इसको खाएंगे तो जितनी सारी प्रॉब्लम, किसी के ट्यूमर है तो ट्यूमर कम होने लगेगा, किसी को स्टोन है तो स्टोन डिजॉल्व होने लगेगा, राइट।
ये मैं तो अपनी आंखों से देखता रहता हूँ, हजारों पेशेंट्स हमने देखा है, कई कई देशों में देखा है, और वो कुछ दिनों में कैंसर के पेशेंट है, इट टेक्स फ्यू डेज, कैंसर सेल्स वो मरने लगते हैं अपने आप ही, इतना अमेजिंगली। और ये सारी चीज़ें कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में ऑलरेडी है, लेकिन वो जर्नल की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी तो नहीं को स्पॉन्सर करेगा उसको, इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंचती है, राइट। सो ये दो चीज़ें हैं जो DIP डाइट है, ये दो चीज़ें हैं जो VIP डाइट है। तो अब घर जाके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो आप अभी देखिए, व्हाट यू हैव टू डू। कोल्ड ड्रिंक VIP डाइट, कोल्ड ड्रिंक की जगह DIP डाइट शुरू कर दीजिए, कोकोनट वाटर, नारियल पानी, दुनिया का भगवान का बनाया हुआ सबसे बढ़िया मिनरल वाटर, राइट। वो हमने कौन सी चीज को बढ़ाना है ब्लड प्रेशर के लिए? पोटेशियम, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। किडनी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कोकोनट वाटर लेने के लिए, लिख के दिया है, वो मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट ठीक हो जाए। सो और अगर कोई पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, आप अगर कोकोनट वाटर देते हैं तो ही विल गेट क्योर्ड वेरी क्विकली। हमारे पास तो ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, तो कोकोनट वाटर। कोल्ड ड्रिंक इज ए VIP डाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, 2-4 वॉलंटियर्स स्टेज पे आ जाएं। आई नीड 2-3 वॉलंटियर्स टू बी ऑन द स्टेज। ये कुछ हैं जो आप या यहाँ से भी ऑडियंस आ सकती है, ये लेके आप इसको लेके थोड़ा देखिए, बांटिए अपने आप आपस में। यू टेक दिस एंड यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ। ये एक टुकड़ा लीजिए, इसको और टुकड़े कीजिए, आसपास दीजिए, या यू टेक इट इन योर हैंड। और ये बताइए मुझे, आइए इसमें से कुछ लीजिए और लेके, ये क्या है? ये आपको जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये क्या दिख रहा है आपको? तो ये अगर आप दूर से भी देख रहे हैं तो लीजिए लीजिए लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ले जाके, ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ले जाके। ये देख रहे हैं तो दूर से पता चल रहा है, ये रोड जो बनता ना, रोड कोलतार, एक्चुअली वही है, केमिकल स्ट्रक्चर वही वाला है, केमिकली वही है, लेकिन इसको बनाया कैसे मैंने? 1 लीटर का कोक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, उसको भगोने में 1 घंटे तक उबाला, जब सारा पानी एपोपरेट कर गया तो जो रह गया वो ये रहा जो आपके हाथ में है। केमिकली इट इज सेम एज रोड। आज से 3 साल, पौने 3 साल पहले एक आइडिया आया मेरे पास कि ये केमिकली तो रोड की तरह लगता ही है, और फरीदाबाद जहां मैं रहता हूं वहां की हालत आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते हैं, सड़कें वहां बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ना जाने कैसे सड़क बनाती है और वो टूट जाता है। तो मैंने अपने ऑफिस के साथ वाला जो सड़क है, मैंने हजारों बॉटल्स कोका कोला के एक्सपायरी डेट वाला कोक ले लिया, उसको बड़े बड़े कंटेनर में उबाला, और मेरे ऑफिस के साथ वाला जो सड़क देखेंगे ना, वो सड़क ये रहा, लिटरली लिटरली। और इस बात को पौने 3 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट की सड़क 3 बार और बन के टूट चुकी है, और ये वैसे का वैसे ही है। मुझे लगता है कोका कोला की क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है। तो ये आज भी ऐसे ही है, आप भी टेस्ट कर देख सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसलिए भी को सस्ता मिलेगा, उतना पैसा कौन खर्च करे, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही चीज जब आपके पेट में जाता है तो जरा सोचिए क्या करता होगा। फिर कोई पूछता है कि मुझे ये पीना है, अब बताओ मैं कैसे हेल्दी रह सकता हूँ, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि ईट फूड, आप खाना खाइए, लेकिन किस चीज को खाना बोलना है ये तो डिसाइड कर लीजिए ना पहले। आप एक ऐसी चीज को खाना बोल रहे हैं जो खाना है ही नहीं, और उसको खा भी रहे हैं, बोल रहे हैं मैं हेल्दी क्यों नहीं हूं। अच्छा ये खाना है कि नहीं है? इट्स नॉट ए फूड। अब मैं इसको खाने लगूं, बोलूं मैं क्यों बीमार पड़ता हूं, तो क्या जवाब होगा? भाई खाना बंद कर दीजिए, यही तो बोलेंगे ना आप। बोले नहीं तो ये तो खाना है। तो अपने दिमाग का इलाज कराना ज्यादा जरूरी है, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह कोकोनट वाटर, काऊ मिल्क। अभी ब्रेक में छाछ मिलने वाला है, आज के लिए छाछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कल से रूल अप्लाई होगा घर जाने के बाद, राइट। अगर मिल रहा है तो कोई बात नहीं, राइट। काऊ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए, नट मिल्क। कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है,
और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। बच्चे का जो पहले कुछ महीने हैं वो भी माँ का दूध, राइट, मदर्स मिल्क। मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसा मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो। जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट। सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं। इसके ऊपर जो कल का दिन न्यूट्रिशन डे है हमारा, तब मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अभी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, टाइम की लिमिटेशन भी हमारे पास। तो कल के दिन में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 गिलास पानी में, मिक्सी में डाल दिया और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया। और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए, इसको पीजिए। ठीक इसी तरह से चाय की जगह हुंजा टी। हुंजा टी एक यहाँ पे हुंजा एक सिविलाइजेशन है कश्मीर के पास, वो WHO के अनुसार 100 साल वहाँ लोग जिंदा रहते हैं। वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल है ना बीमारी है। अगर कोई डॉक्टर यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, कोई पेशेंट ही नहीं मिलेगा उसको। तो हुंजा टी की रेसिपी मैं आपको दे दूंगा इसके बाद लास्ट में, तो वो आप ले सकते हैं। पैक्ड फूड की जगह रोज आधा किलो फल और रिफाइंड फूड इस तरह के चीज़ों की जगह रोज 2 बार 400 ग्राम कच्ची सब्जी। अगर ऐसा किया आपने तो क्या होगा आपके साथ, इसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं उदाहरण लेता हूं बिल क्लिंटन का। बिल क्लिंटन की 2004 में उनको 4 हार्ट के सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुए। 2005 में लंग सर्जरी हुआ, 2010 में एंजियोप्लास्टी हुआ, 2 एंजियोप्लास्टी। 2010 में वो इतने बीमार पड़ गए कि सोचा अब तो वो बचेंगे नहीं, और तभी उनको किसी ने इस तरह के खाने पे लाए, और 2010 से लेके आज 2018 है, दोबारा ना तो बीमार पड़े, ना हॉस्पिटल गए, ना दवा की जरूरत पड़ी। और आज की तारीख में, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की तारीख में पूरा देश भ्रमण, दुनिया भ्रमण करते हैं, और ही इज मोर एक्टिव than when he was president, right? He is even more handsome than when he was president. तो अब उनसे मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है। जो उन्होंने राज खोला उसको आप जरा सुनिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ आपने बिल क्लिंटन को सुना, उन्होंने बोला किस तरह से वो उनकी डाइट उन्होंने चेंज किया और किस तरह से वो एकदम हील हो गए। उनका एक्सप्लेनेशन आपने देखा। उन्होंने कुछ डॉक्टर्स के नाम लिए, टी कोलिन कैम्बल, कॉल्वेल हेस्टीन। मुझे मौका मिला उनसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने की, उनके अंडर काम करने की और उनको उनके पूरे मेथड को समझने की। और अभी करीब 8 साल से ऊपर हो गए इस उनके जो टेक्निक है उनको जहाँ भी किसी भी देश में मैंने पेशेंट पे अप्लाई किया था, इट वर्कड। जितना इन पे काम किया उतना ही हर पेशेंट पे काम किया। सिर्फ एक ही बार एक ही समय पे पेशेंट पे काम नहीं करता, वो तब जब पेशेंट उस चीज़ को अप्लाई नहीं करता है। तो जो भी अप्लाई करता है उसको पूरी तरह से वो काम करता है। सो टी कोलिन की इन्होंने बात की। टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी, दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च इन्होंने की न्यूट्रिशन पे, और उनकी किताब भी है चाइना स्टडी, जो कि मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का लिटरेचर है। ये किताब पिछले साल वियतनामीज एडिशन में आया। वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं, तो तब पब्लिशर ने मुझे मौका दिया कि इस किताब को क्या प्रीफेस आगे मुझे लिखने का मौका दिया, राइट। तो थैंक यू। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि ये लोगों पे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, और हज़ारों लोगों पे हर बार काम करता है। और इस चीज़ को उन्होंने रिकग्नाइज किया एंड देन ही गिव मी द अपॉर्चुनिटी। तो कितना समय में काम करेगा और एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, राइट। करीब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं करीब 3 दिन लग सकते हैं उनको दवाई से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो 3 दिन से 1 हफ्ता। मोटे इंसान को हर महीने 10% वेट घट सकता है। और हार्ट डिजीज़ 1 महीने में ब्लॉकेज गायब होती है, जैसे मैंने देखा। थायराइड डिजीज़ में 2 महीने में फ़र्क पड़ता हुआ देखा मैंने। कैंसर में 6 से 9 महीने लगते हैं। स्किन डिजीज़ में समय लगता है। किडनी डिस्फंक्शन में 8 महीने से लेके 1 साल लग जाता है, राइट। तो इतना टाइम फ्रेम मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जिनको किए, और वो हज़ारों की तादाद में है। तो ये आप देखिए यहाँ पे कुछ
बीमारियों में बहुत जल्दी फर्क दिखाई देता है, एक आध दिन में, कुछ बीमारियों में कुछ महीने लगते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि हर बीमारी में फर्क दिखना क्विकली शुरू हो जाता है। तो आज जब घर जाएंगे तो आज घर जाते हुए पहले आप सब्जी मंडी जाइए और सब्जी मंडी जाके क्या करना है वो आप देखिए। ये अब अगला जो 1 मिनट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे 2 घंटे का। नेक्स्ट 1 मिनट। स्टेप 1, कल का जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होगा आपका, वो ये, कोई भी 4 तरह का फल आपको चूज करना है। जो भी 4 तरह का फल आपको पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो वाटरमेलन हो सकता है, वो पपाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो वो आम भी हो सकता है, राइट। जितना ज़्यादा आम खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, राइट। तो कोई भी 4 तरह के फल चूज कीजिए और 12 बजे तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फल पे ही रहना है। कितना फल खाना है, मैक्सिमम कितना फल खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन कम से कम कितना खाना है, आपका बॉडी वेट इंटू 10। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बॉडी वेट 70 है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 700 ग्राम फल, 4 तरह के फल 12 बजे तक खाना ही खाना है, यही कुछ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि फल पे रहना है और खूब पेट भर के खाना है। कितनी बार मर्जी खाइए, लेकिन खाइए फल। नो रोटी, नो ब्रेड, नो बिस्किट, नो चाय, फल फल और फल, और ढेर सारा फल। और डायबिटीज़ है तो मीठा फल, राइट। कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, 15 साल से मैंने आम नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला आम तुम्हारा दुश्मन है। मैंने कहा 15 साल का सारा कोटा आज पूरा कर लो फिर, राइट। तो अब तो आम का सीजन भी है और मैं भी यहाँ पे 3 दिन तक हूँ, राइट, ताकि आप कल आके बता सकें कि हमने खाया और देखिए क्या हो गया, राइट। सो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, दवा छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर अभी जितना रहता है दवा के साथ उससे भी कम हो जाएगा, राइट। तो हालांकि ब्लड शुगर इज नॉट द पैरामीटर, पैरामीटर है कि आपको हेल्दी फील हो रहा है कि नहीं, राइट। सो 12 बजे तक सिर्फ ये करना है, फल फल और फल। मैक्सिमम कितना खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, इतना जरूर खाना है। इससे कम खाएंगे तो ये फूड है, इससे ज्यादा खाएंगे तो ये मेडिसिन है, राइट। फूड एज मेडिसिन, स्टेप 1। स्टेप 2, लंच के लिए जब बैठेंगे तो हमेशा प्लेट 1 और प्लेट 2, 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी, कोई भी 4 तरह की सब्जी ले लें जो कच्चा खा सकें, या फिर जो कच्चा नहीं खा सकते, जिनके दांत में प्रॉब्लम है, तो स्टीम करके खाएंगे। स्टीम इज सेकेंड बेस्ट, नॉट द बेस्ट वन। अवॉइड करें, लेकिन जो खा ही नहीं पा रहे हैं वो स्टीम करके खा सकते हैं। कितना खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, डोसेज। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 350 ग्राम्स, एटलीस्ट 350 ग्राम, इससे कम से कम। इससे ज्यादा हो तो और अच्छा, इतना तो चाहिए ही चाहिए। एक वेइंग मशीन भी ले लीजिए, छोटा सा वेइंग मशीन, नहीं तो आपको अंदाजा नहीं होगा। जो चीज हमारी फेवरेट नहीं ना, वो कम भी लगता है बहुत खा लिया। इसीलिए आप अंदाजे से नहीं बता सकते 350 ग्राम कितना हो सकता है, अंदाजा मत लगाइए। छिलका निकालने के बाद, छीलने के बाद, मान लो आप खीरा को छीलेंगे तो उसका वेट उससे भी, छिलके में भी कुछ होता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो कंज्यूमेबल पार्ट है, जो आप खाएंगे, उसका इतना वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा। प्लेट 1 पहले ये खाना है, ये खाने के बाद अब आएगा प्लेट 2। प्लेट 2 में अपनी मर्जी का जो भी आप खाते आए हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उल्टा सीधा सब प्लेट 2 में डाल दीजिए। तो मुझे पता है इस वक्त आपके दिमाग में क्या बात हो रही होगी कि अगर प्लेट 1 इतना खा लेंगे, प्लेट 2 की जगह कहाँ रह जाएगी। मैं भी चाहता हूँ कि प्लेट 2 आप ना खाएं, लेकिन सीधा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो घुमा फिरा के प्लेट। सही बात यह है कि पहले दिन हो सकता है कि प्लेट 1 इतना खाने के बाद आपको एपिटाइट नहीं रहेगा प्लेट 2 खाने का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से, 3-4 दिन के अंदर प्लेट 1 खाने के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और प्लेट 2 आप उतना ही खाएंगे जितना आज खा पा रहे हैं बिना प्लेट 1 के, राइट। आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा, राइट। तो प्लेट 2 भी आप एंजॉय करेंगे और लेकिन उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है कुछ लोगों को, हाँ, लेकिन खा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। 350 ग्राम 400 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। खाने में टाइम लगता है, चबाने में, लेकिन आप याद रखिए वेजिटेबल्स में 70% तो पानी ही होता है, राइट। तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, वेट ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है आपके पेट के लिए, राइट। कुछ चालू हमारे पेशेंट होते हैं क्लेवर, डॉक्टर साहब कैसा रहेगा, पहले प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खा लूंगा। रिजल्ट भी अपोजिट, उल्टा ही होगा। मैं आपको समझाता हूं, इसका साइंस समझिए तभी आप कर पाएंगे ठीक से। आपने कई बार देखा कि आप सड़क में खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट में, यू आर ए DIP, रेड सिग्नल में आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं स्कूटर पे, पीछे से VIP की गाड़ी आ रही है और वो बाई चांस आपके पीछे है, वो हॉर्न बजा रही है, हटो हटो VIP VIP, लेकिन आप वहीं खड़े हैं, हिल नहीं रहे हैं।
तो मजबूरी में जो पीछे वाला जो वीआईपी है, मजबूरी में वो भी डीआईपी बन जाएगा, वो भी हिलेगा नहीं रेड लाइट में, उसको वेट करना पड़ेगा, होता ना कई बार, राइट। तो ठीक इसी तरह से पहले आपको डीआईपी खाना खाना है, वो स्टमक का इनर लाइनिंग में वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से। अब जब वीआईपी खाना उसमें आएगा तो वो भी डीआईपी की तरह ही भी बिहेव करेगा, राइट। तो ये इसका साइंस है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस सीक्वेंस में खाना है, एवरीथिंग टुगेदर इट बिकम्स फूड एज मेडिसिन। इसका उल्टा कर लीजिए, कई बार देखा है वीआईपी गाड़ी चली, उसका काफिला चल रहा है, रेड लाइट को इग्नोर करते हुए सीधे सीधे, कुछ चालाक लोग क्या करते हैं उनके काफिले के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है ये भी उसका पार्ट है, तो उसमें वो भी निकल जाते हैं। ठीक ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे, तो पहले आप डीआईपी वीआईपी खाना खाएंगे ये, तो उसके बाद अगर ये खाएंगे तो ये प्रभावशाली तरीके से आपके बॉडी के ब्लड होम्योस्टेसिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसको आपको समझना होगा। डिनर में क्या करना है, डिनर में भी वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। 7 बजे से पहले डिनर करने की कोशिश कीजिए, खाने की कोशिश कीजिए, खत्म करने की सनसेट से पहले कोशिश कीजिए। डिनर में भी आपको पहले प्लेट 1 खाना है इसी क्वांटिटी में, और उसके बाद ही प्लेट 2 खाना है इसी क्वांटिटी में। तो ये है पूरे दिन भर का रूटीन, 3 स्टेप्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा अगर भूख लगती है कभी भी और, तो फल खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर स्प्राउट्स खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर बादाम, नट्स, कोई भी तरह का कच्चा पानी भिगो के 2-3 घंटे फिर खा सकते हैं। ये 3 तरह के स्नैक्स मैंने आपको बता दिया, राइट। वैरायटी बहुत है, लेकिन अभी भी 3 दिन है, राइट। तो धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा न्यूट्रिशन वाली क्लास में, लेकिन ये बेसिक है जो कि कल आप कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। आप कल ब्रेकफास्ट की उन्हें, अभी भी डिनर बाकी है आपका, राइट, लंच बाकी है मान लो, तो जो भी चीज़ बाकी है उसमें से फिट कर सकते हैं, ताकि कल तक एक रीजनेबल रिजल्ट कुछ तो सामने आए, राइट। और अगर ऐसा करने का आपने तय कर लिया, और अगर आप ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में है, राइट, और तो आप सेफली उसको छोड़ सकते हैं, सेफली, राइट। क्योंकि ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा। आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो नॉर्मली आएगा उतना जितना दवा के साथ आता था या आता है, राइट। सो ये श्योर है। तो एंड फिर कल जब मिलेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं, अगर इसके अलावा आपके बॉडी में कोई और चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। स्टेप 3 कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, पैक्ड फूड को, बिस्किट, ब्रेड, रस्क, ये सब अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड अवॉइड करना है, और ट्राई टू ईट बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले ही खाना पीना को खत्म करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर इस तरह से खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दूध नहीं पिएंगे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियों को कैसा होगा, कई सारे सवाल पूछते हैं। तो मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा, एक ही स्लाइड में। ये स्लाइड है इसका, फाइनल स्लाइड मेरा आज का, और वो ये, आप देखिए 2015-20 नवंबर एक शहर है थाईलैंड में, सुरीन। हर साल यहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल होता है, हज़ारों एलिफेंट आप देख रहे हैं पीछे, वो इकट्ठा होते हैं। तो इस साल मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था यहाँ पे, आप मेरी फ़ोटो यहाँ पे देखेंगे, और ये मेरी थाईलैंड की टीम है। ये है डॉक्टर पिटारा, एलिफेंट्स डॉक्टर, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का अपना। तो मुझे मौका मिला, आदत से मजबूर, मैंने एक सवाल पूछा कि क्या एलिफेंट को डायबिटीज़ होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं होता। मैंने कहा हार्ट डिजीज़ एलिफेंट में पाया गया, कैंसर पाया गया। तो इन डॉक्टर ने बोला नहीं, एलिफेंट को कैंसर, हार्ट डिजीज़ भी नहीं देखा गया। तो मैंने बोला ब्लड प्रेशर तो होता होगा। कहा हाँ, ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, लेकिन लगता है कि ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था कि अगर एलिफेंट को कोई बीमारी होती ही नहीं है तो फिर ये डॉक्टर की भी क्या ज़रूरत है। जब मैं ये सोच ही रहा था कि एक वहाँ से एक अनाउंसमेंट चल रहा था, अनाउंसमेंट में मेरा ध्यान गया। अनाउंसमेंट था, कृपया एलिफेंट को इंसानी खाना ना दें, एलिफेंट बीमार पड़ जाएंगे। तो एक ही कंडीशन में एलिफेंट बीमार पड़ते हैं, या कोई भी जानवर बीमार पड़ता है, जब वो इंसान की तरह खाने लगता है। तो हम तो इंसान है, हमें इंसान की तरह नहीं खाना है, हमें एनिमल्स की तरह खाना है। थैंक यू। सो यू कैनॉट बी सिक। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सही मायने में दिस इज अ रियल साइंस, जो कि यहाँ पे होता है द नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, राइट। ये असली साइंस है, आपको अभी तक समझ आ गया, लेकिन मेन समझ आएगा जब आप अपने पे करेंगे। और सालों साल से दवाई ले रहे थे, छोड़ने के बाद भी अगर आप में असर है, राइट, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है और आपका सारे होमोस्टेसिस ठीक है, आप हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना प्रभावशाली हो सकता है। नेचर से ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ हो नहीं सकती, ये तो सिंपल बात है, ये तो लॉजिकल है।